तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। तो विवेक सर फिर से आपके सामने आ चुके हैं सेकेंड शिफ्ट का लेके। और इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिएगा, ये शिफ्ट मेरी नज़र में बच्चों, जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, ये पहले शिफ्ट से आसान है। बिल्कुल। लोग जैसा भी कहें, केमिस्ट्री का केवल मैं बात कर रहा हूँ। फिजिक्स भी काफी। फिजिक्स और मैथ हमने देखा नहीं है, तो उसको हम एनालाइज अभी नहीं किए हैं। केमिस्ट्री का जहाँ तक सवाल है, ये मॉर्निंग के कंपेरिजन में सेकेंड वाला शिफ्ट आसान है। तो इसमें आपके हाई मेरिट जाएगी। जानते ही हो, आसान पेपर आएगा तो मेरिट हाई, टफ आएगा तो मेरिट लो। मैथ को भी कंपेयर किया बिल्कुल जाए तब कोई क्रेडिट किया बिल्कुल जाए, क्योंकि कल मैंने जो बनाया था एक ना, बिल्कुल। उसमें दिक्कत ये आई थी कि कई बच्चे अपना ओपिनियन दे रहे, तो मैंने उसको भी कुछ देर के लिए वीडियो डिलीट कर दी। और ऐसा भी होता है बच्चों की, बिल्कुल, कि आपको ऐसा हो सकता है कि टफ पेपर लगे, लेकिन इसमें क्या होता है ना, ऐसा नहीं कि केवल आपको टफ लग गया तो पेपर टफ हो गया। आप कई सारे बच्चों से हाँ, बात बात करके फिर आप आइडिया ले सकते हैं, ऐसा नहीं होता। आप सोचिए 99 परसेंटाइल पे 9 से 11,000 रैंक बनती है, तो बिल्कुल 11,000 बच्चे भी नहीं हैं। हर बिल्कुल शिफ्ट में अगर डिवाइड कर दिया 2-2 हजार बच्चे, तो 99 परसेंटाइल। तो भाई अब विवेक सर ने जो केमिस्ट्री में आपको क्लासेस ली, 100% क्लासेस यहीं से आया हुआ है। तो बिल्कुल। इग्नाइट बैच आपका जो है वो 3 से स्टार्ट होने वाला है, आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक और बच्चों, जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये हमारे जो सेवियर बैच के स्टूडेंट हैं, ये 3 महीने पहले से हमसे जुड़े हुए हैं। आप कोई भी कांटेक्ट में हो जो बैच ज्वाइन किया हो, आप उनसे फीडबैक ले सकते हैं। सारे बैचेस, राइज बैच, सेवियर बैच, एक्सटेंसिव बैच। तो आप भी जुड़िए। यकीन दिलाते हैं दोस्तों, अगला जो पेपर होगा ना, अगला सेट जो आपका 4th अटेम्प्ट होगा अगस्त लास्ट में, उसमें आप देखेंगे कि जो हम लोग का इग्नाइट बैच है, उसके वीडियो आप रखना, साइड बाय साइड कंपैरिजन हम करवा देंगे। हम बच्चों को यहाँ तक भी एक्सटेंसिव बैच में बोलते थे कि जब मैं सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा ना, तो तुम लोग अच्छे से नहीं पढ़ाई करोगे तो बहुत रिग्रेट फील करोगे। और जो बच्चे अच्छे से किए हैं, आज देखो मैसेज करते हैं कि सर इतना नंबर आया, इतने नंबर सही हैं, कमेंट पे कमेंट आते हैं। हम तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। देखो, पहला है मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। ये है 4 ग्राम ऑफ मिक्सचर ऑफ NaOH एंड Na2CO3 इज इक्विमोलर। इक्विमोलर मतलब मोल रेशियो कितना है। इसका मोल रेशियो है बेटा 1:1। क्या है बताओ, 1:1। और ये लिखा है, इफ x ग्राम ऑफ NaOH एंड y ग्राम ऑफ Na2CO3 देन द वैल्यू ऑफ x इज। सबसे पहले तो इन मिक्सचर्स में ये 4 ग्राम है, तो पहली इक्वेशन हम लोग लिखेंगे x + y = 4। दूसरा इक्वेशन, ये इक्विमोलर है, तो इक्विमोलर का मतलब जितने मोल आपके NaOH के हैं उतने मोल Na2CO3 के हैं। तो x ग्राम NaOH के हैं, तो x मोलर मास NaOH का होता है 40, और Na2CO3 का आपको याद नहीं है तो आप निकाल सकते हैं। कार्बोनेट का 60 और ये आपका सोडियम का 23, तो 46 + 60 कितना होता है बताओ, तो 106। तो यहाँ से हम लोग सीधे सीधे y की वैल्यू निकालेंगे। y इज 106/40 टाइम्स x, और आपसे x पूछ रहा है, तो x प्लस y की वैल्यू आप 106/40 टाइम्स x इक्वल टू आप लिखोगे 4। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। और x की वैल्यू क्या मिलेगी, यह आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कैलकुलेट करने के लिए बच्चों यहाँ पे क्या करना है, x को कॉमन ले लेना। तो ये हो जाएगा 146/40 मल्टीप्लाइड बाई x इक्वल टू 4। x तो है ही आपका, तो x आ जाएगा यहाँ से 40 मल्टीप्लाइड बाई 4 होल डिवाइडेड बाई 146। तो ये हो गया 160/146। इसको डेसिमल में आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, अप टू 2 प्लेस ऑफ डेसिमल। ओके, तो देखो हमने क्या किया है, ये 4 ग्राम है इक्विमोलर, तो इसमें दोनों कंसेप्ट का यूज है। इक्विमोलर मतलब इनके मोल सेम कर दिए। अगर हमने x ग्राम, इसके माने हैं, आप ये समझना कि इसके x ग्राम हैं और इसके y ग्राम है, x + y = 4 एंड x/NaOH 40 मोलर मास, और इधर 106 Na2CO3। कार्बोनेट का तो याद ही रहता है 60, और इनफैक्ट इन मोलर मास हम लोगों को याद रहने चाहिए। तो ये हो गया, इससे आपका y इन टर्म्स ऑफ x आता है, x की आप वैल्यू निकाल सकते हैं, इजीली आपका आंसर मैच कर जाएगा। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड गामा। गामा बच्चों होता है, आपको मालूम है ना, CP/CV। ओके, और CP को हम लोग लिखते हैं मेयर्स रिलेशन से CV + R/CV। इसको अगर देखोगे तो ये हो जाएगा 1 + R/CV। ओके, ध्यान से देखो। और डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में क्या पढ़ते हैं, तो CV की वैल्यू पढ़ते हैं FR/2। F इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो ये आ जाएगा बच्चों 1 + 2/F।
क्या आएगा बताओ, 1+2/f। ये एकदम पॉपुलर रिलेशन है यार, इनफैक्ट फिजिक्स में भी पढ़ते हो, थर्मल फिजिक्स में, और केमिस्ट्री में तो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं। ये 1+2/f, ये बहुत चिन्नी चो टाइप का क्वेश्चन है, और आंसर है आपका 1। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो आप नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिए, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस इन हाई स्पिन स्टेट, हाई स्पिन मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन ओनली इज गिवन बाय Fe2+। तो पहले Fe देखते हैं। तो Fe का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो हम लोग लिखते हैं लास्ट में 3d6 4s2। अगर मैं Fe2+ की बात करूं तो आप कहोगे ये होता है आपका 3d6। 3d6 का मतलब हाई स्पिन स्टेट। तो देखो, अगर आप जैसे भी जाओगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, तो ये हम लोग इस तरह से फिलअप करें तो ये 1 2 3 4 5 और ये 6, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4। तो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा 4 × 6, 4 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट समथिंग इज आंसर नंबर ए। ये भी एक बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस इसमें ये ध्यान रखना हाई स्पिन क्या होता है, लो स्पिन क्या होता है। लो स्पिन मतलब हम लोग पेयरिंग कर देते, हाई स्पिन में पेयरिंग नहीं करते। नेक्स्ट देखिए बच्चों, एन आइडियल गैस चेंजेज ए टेम्परेचर ए फ्रॉम स्टेट ए टू बी बाय द गैस यूजिंग द फॉलोइंग पीवी डायग्राम। ये ध्यान से देखो तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 400 और यहाँ भी पीवी का जो प्रोडक्ट है वो 400, मतलब ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। और आइसोथर्मल प्रोसेस का जो वर्क डन होता है, वर्क डन W इक्वल टू बाई द गैस, ये -nRT ln V2/V1। तो ये आप लिखोगे बच्चों कितने मोल है गैस के, ध्यान से देखिए, गैस के नंबर ऑफ मोल्स, nRT को हम लोग PV लिख सकते हैं, तो दिस इज P1V1 ln V2/V1। तो आप ध्यान से देखो, ये हो जाएगा -P1V1, आप कोई भी स्टेट ले सकते हैं। दिस इज 200 प्रेशर इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये इन लीटर है, ध्यान रखना इन लीटर, मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई ln ऑफ 2 लिख देंगे, और ln 2 की वैल्यू मालूम ही है आपको। तो 200 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.69, और ये हो जाएगा लीटर एटीएम। अगर आपको लीटर एटीएम को किस में कन्वर्ट करना है, इन किलो जूल, तो ये हो जाएगा W बच्चों -200 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.69, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 101.325, और ये हो जाएगा आपका जूल। इसको आप आराम से किलो जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, आराम से कर सकते हो। इसका आंसर है मेरे पास, मैं आंसर बता देता हूँ, कैलकुलेशन किया हुआ है मैंने। ओके, इसका आंसर लिख लीजिए। इसका आंसर फाइनली आएगा -2.8। तो ये -2.8, ओके, ये किलो जूल आएगा। और ये बताओ, ये कह रहा है कि वर्क डन बाय द गैस, तो इसने बाय द नेगेटिव साइन बताता है बाय द गैस, तो वर्क डन बाय द गैस इज, ये आंसर हो जाएगा 2.8 किलो जूल। ओके, ध्यान रखिएगा इसका। एन आइडियल गैस प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग P0 ए आपको दिया है एंड B इन विच मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज इज 0.6। मतलब देखो बच्चों ध्यान से, XA की वैल्यू 0.6 है, तो मैं पूछूंगा XB कितना है, तो आप कहोगे 0.4 है। देन द मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन वाइपर फेज इज गिवन बाई, तो आप ध्यान से, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये पहले पेपर में भी था, दूसरे पेपर में भी आया है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, YB की वैल्यू निकालेंगे। ये हम लोग XB P0B होल डिवाइडेड बाई XA YB अपॉन YA की अगर बात करें तो ये क्या लिखोगे, अब कोई भी लिख सकते हो। जैसे कोई स्टूडेंट कहेगा नहीं सर हम YA अपॉन YB से ही फैमिलियर हैं, तो आप उसको लिख सकते हो। दिस इज XA को आप लिखोगे NA अपॉन NA प्लस NB, मोल फ्रैक्शन रेशियो, मोल रेशियो में आ जाएगा, तो NA टाइम्स P0A होल डिवाइडेड बाई NB टाइम्स P0B। तो ये आप कैलकुलेट करो, तो ये आपको दिया जाएगा मोल फ्रैक्शन 0.6, तो ये 0.6 मल्टीप्लाइड बाई, ये हो जाएगा 90 होल डिवाइडेड बाई PB, ये लिखोगे 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 15, तो ये कैंसिल उंसिल होगा बच्चों। ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 90, 15 सेकंडों पे 6 टाइम्स, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 होल डिवाइडेड बाई 4, तो ये हो जाएगा आपका कितना, देखो ध्यान से, तो ये 9 आएगा ना, एक बार चेक करो इसको ध्यान से, ये 9। तो हमने आपको ये कहा था कि YA की वैल्यू निकालोगे, तो दिस इज YA कितना, YB पूछ रहा है, तो दिस इज 1/1 + 9 विच इज 1/10, और 1/10 को अगर इसमें कन्वर्ट करें तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -1, तो यही आपको नंबर पूछा जा रहा है ना।
द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1। ओके, ये सिंपली आपको रेशियो से निकालना है, जैसे आपको मालूम है ना लॉ ऑफ रेशियो, उसी तरह से जैसे हम अगर रेशियो निकाल लेते हैं तो ये 9 आया, मतलब 0.9 है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और 0.1 है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तभी तो रेशियो 1 आएगा ना, ये ध्यान रखना। सिंपल मैथ्स है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन व्हेन NiCl2 चेंजेस इनटू NiCN6 -, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ध्यान रखना। तो सबसे पहले NiCl2, इसमें निकिल है अपना +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में निकिल, और ये लिखते हैं बच्चों हम लोग 3D8 है ना। अगर 3D8 का हम लोग कॉन्फ़िगरेशन बनाएं तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 और 8। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? देखो इतना आसान सा क्वेश्चन पूछा है, इसके बावजूद भी कई स्टूडेंट मिस्टेक कर जाते हैं। और ये जो कॉम्प्लेक्स दिया है इसमें निकिल कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो आप कहोगे +4, तो +4 में ये क्या हो जाएगा 3D6 और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो आप ऐसे बना सकते हैं डायग्राम, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो ये आप 1 2 3 4 5 6। ओके, तो यहाँ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 0, तो जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा 2 और 0 का डिफरेंस, तो आप कहोगे 2 आएगा आंसर सर। दिस इज द आंसर 2। ओके, इसमें सिंपल आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, दूसरे वाले में भी बस स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड। जहाँ तक स्ट्रॉन्ग फील्ड का सवाल है बच्चों, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है आपका जो कार्बन डोनर और नाइट्रोजन डोनर होते हैं, वो आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड मोस्ट ऑफ द केसेस होते हैं। और जो आपके हैलाइड और ऑक्साइड डोनर हैं, हैलाइड डोनर एंड ऑक्सीजन से जो डोनेट करते हैं या सल्फर से जो डोनेट करते हैं, वो नॉर्मली वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। तो ये ऑलरेडी हम लोगों ने कवर किया हुआ है और आप भी ऐसा कर सकते हैं। उसके लिए आपको अगर आप नए हैं तो आपको इग्नाइट बैच ज्वाइन करना होगा। ये ध्यान रखना बच्चों, इग्नाइट बैच में बहुत बेहतर रिवीजन कराया जाएगा। जिन बच्चों ने इस बार नहीं परफॉर्म किया है, ये उन्हीं के लिए बैच है, ध्यान रखना, ताकि आप अगला जो जेईई मेन कहते हैं ना अंत भला तो सब भला, उसके बाद तो एडवांस में तो मचा देंगे बच्चों, टेंशन मत लो। व्हाट इज द मेजर यूज ऑफ डाईहाइड्रोजन? डाईहाइड्रोजन का मेजर यूज, 4 ऑप्शन पढ़िए और मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर मार दीजिए। इन द फॉर्मेशन ऑफ HNO3, हाँ भाई हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बना सकते हैं। इन द सिंथेसिस ऑफ एमोनिया, इन द फ्यूल सेल ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी, टू रिड्यूस हैवी मेटल ऑक्साइड टू मेटल। अगर आप NCERT पढ़ोगे, NCERT हाइड्रोजन वाला जो चैप्टर है उसमें चिल्ला के लिखा हुआ है कि इन सिंथेसिस ऑफ एमोनिया जब मेजर प्रोडक्ट्स हम लोग डाईहाइड्रोजन का यूज करते हैं, तो ये प्योर NCERT बेस्ड क्वेश्चन है। जहाँ तक बच्चों NCERT के सवाल है, इनऑर्गेनिक के मोस्ट ऑफ द केसेस सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट NCERT के आए हैं। Cu2+ सॉल्ट ऑन रिएक्शन विद Ki, तो ये हम लोग को मालूम है बच्चों कि ये Ki से रिएक्शन करता है तो ये बन जाता है CuI, और ये होता है कलरलेस। कहाँ है CuI? ढूंढो इसको, Cu2+। Which of the following species does not have magnetic moment 1.373 bm? तो जिस 1.73 bm मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके कितने हो? 1 हो, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा, हम अभी बोल भी रहे थे कि भाई नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ कुछ है ही नहीं, कलरलेस है, बोला ना मैंने, और देखो यहाँ पे उसका आंसर भी दे दिया इन्होंने। अब कहोगे कि इसमें क्या है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं आप पूछोगे तो यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और बेटा यहाँ भी निकालोगे तो वो 1 ही आएगा। निकाल लोगे सब लोग, कॉपर प्लस 2 2+, तो Cu10 से Cu9 पे पहुंचेंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 आएगा। याद है ना, इसी में जंप मार के जाता है उधर स्क्वायर फील्ड कॉम्प्लेक्स, याद आया, जिसमें जंप मारते हैं, बोलते हैं कि एनर्जी ज्यादा हो गई। ओके, अगला देखिए, अगेन सिंपल क्वेश्चन मेटलर्जी से आया है। मैं बच्चों बार बार बोल रहा हूँ कि आपको इस तरह से एकदम मचाना है ना, क्वेश्चन को एकदम तबाही लानी है, विद इन 30 मिनट सॉल्व करना है अगर पूरा पेपर, तो आप हमारा इग्नाइट बैच ज्वाइन करिए। यकीन मानिए दोस्तों, आप जो चाहते हैं वो मिल जाएगा आपको, है ना। कंपटीशन चाहे कितना भी ज़्यादा हो, यकीन, एक एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, और जिस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी होंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 ZnS, हम लोगों ने पढ़ा है कि ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स के लिए कैल्शियम और सल्फाइड्स के लिए रोस्टिंग, तो ये है कैल्सिनेशन। एक्सिस ऑफ एयर में जो हम लोग ऑक्सीडेशन कराते हैं सल्फाइड्स के, वो रोस्टिंग है। तो फर्स्ट वन इज कैल्सिनेशन, सेकंड वन इज रोस्टिंग। ऑप्शन टिक करिए, आइडेंटिफाई कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग फ्रॉम द अबव, बोथ आर रोस्टिंग, बोथ आर कैल्सिनेशन, फर्स्ट वन इज कैल्सिनेशन एंड सेकंड वन इज रोस्टिंग। दिस आंसर इज करेक्ट, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट।
डेल्टा जी आपको गिवन है। अगले क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स का है, डेल्टा जी गिवन है। डेल्टा एक आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला भी क्वेश्चन आया था, देखिए दूसरा क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स। डेल्टा एच की वैल्यू गिवन है, द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस इन जूल पर केल्विन। ध्यान रखना इसमें यूनिट का लफड़ा होता है ना, तो सबको सेम यूनिट में रखते हैं बच्चों। हम तो कहेंगे सबको जूल या सबको किलो जूल में बदल दो। जूल में पूछ रहा है तो सबको जूल, और वेल नोन रिलेशन हम लोग को तो पता ही है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, है ना, ये सब स्टैंडर्ड स्टेट में है। तो ये बस आप वैल्यू रख दो, तो -51.4 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 3। डेल्टा एच कितना है भाई, तो 49.4 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 3। टी कितना है, तो 300 केल्विन में रखेंगे। इन ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री टेम्परेचर ऑलवेज पुट इन केल्विन, कभी भी डिग्री सेंटीग्रेड फॉरेनहाइट स्केल में कोई कैलकुलेशन नहीं होता, ये ध्यान रखना। हाँ, डेल्टा टी को लेकर आप कह सकते हैं कि वो आप डिग्री सेंटीग्रेड में लिखो या केल्विन में लिखो, दोनों की बात बराबर है। मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एस। आई होप यहाँ से आप डेल्टा एस का कैलकुलेशन बहुत आसानी से कर लेंगे, और जो डेल्टा एस आएगा उसी को आपको फाइनली रिपोर्ट करना होगा। अब आप चाहते हैं कि मैं इसका आंसर भी लिख दूं, तो ज़रूर इसका आंसर मैं लिख सकता हूं, मैंने कैलकुलेशन ऑलरेडी किया हुआ है। तो ये आएगा 336, तो यहाँ से डेल्टा एस आएगा 336। अब देखो इतना भी कैलकुलेशन मत करवाना, है ना, नहीं तो कई कहेंगे सर कैलकुलेशन भी कैलकुलेशन करने के लिए हम थोड़े आए हैं, इतना तो आप कर ही लेंगे, हम कंसेप्ट आपको बता दे रहे हैं। नेक्स्ट देखिए 13 ग्रुप फ्रॉम एलिमेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 4p1 इफ वी मूव डायगनली देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 5th पीरियड ऑफ द एलिमेंट। डायगनल मूवमेंट पे क्या होगा बताओ, तो 4s2 से हम चले जाएंगे 5s2 में, और 4p1 से चले जाएंगे 5p2 में। तो आंसर ठीक कर दीजिए इसका, तो आंसर इज ये आएगा आंसर 5s2 5p2। ध्यान रखना 5s2 5p2। अब कई कहेंगे कि सर हमें डायगोनल आता ही नहीं है। अबे डायगोनल का मतलब होता है इस तरह से, कई बच्चे ये नहीं, इसको डायगोनल थोड़े बोलते हैं, या तो ये, जैसा कि हम लोग जानते हैं लिथियम आपका क्या है, मैग्नीशियम से सिमिलरिटी शो करता है। और ये क्यों होता है, ड्यू टू आयनिक पोटेंशियल चार्ज अपॉन साइज रेशियो अगर निकालेंगे तो दोनों के अप्रोक्सीमेटली सेम आते हैं, इस वजह से ऐसा करते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट हाइब्रिडाइजेशन। अगेन बच्चों केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड, इन सबके हाइब्रिडाइजेशन हम लोगों को मालूम है। जहाँ तक NO2 माइनस का सवाल है, ये होता है अपना sp2। हाइब्रिडाइजेशन के लिए नंबर ऑफ लोन पेयर गिनते हैं और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं, एकदम सही सोचा आपने। और NO2 प्लस तो ये तो बहुत बार रटते हैं ना यार, ये लीनियर स्ट्रक्चर होता है तो कई बार आता भी है sp। और एक है आपका NH4 प्लस, इसमें अगर आप देखोगे तो sp3, तो sp2 sp sp3 दोनों कहाँ है, sp2 sp और sp3। आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट अबाउट एंजाइम्स। अगेन ये क्वेश्चन आपका कहाँ का है, बायोमोलिक्यूल। आप सरफेस केमिस्ट्री का भी कह सकते हो, बायोमोलिक्यूल का भी कह सकते हो, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का भी कह सकते हो, क्योंकि एंजाइम चैप्टर मोस्ट ऑफ द देखा जाए तो ये आपका सरफेस केमिस्ट्री में ही जो कैटालिसिस वाला पार्ट है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट आर कॉल्ड एंजाइम्स। एंजाइम्स आर नॉट स्पेसिफिक, यही गलत हो गया। अगर एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ा होगा, एंजाइम्स का चैप्टर खोला होगा, तो ऐसा हो नहीं सकता मेरे दोस्त कि ये आप मिस कर दें। जो बच्चे हमें देख रहे हैं उनको अच्छी तरह से पता है कि अगर आप एनसीईआरटी खोलें तो पहला ही वर्ड यही लिखा है कि भाई हर चीज़ में एंजाइम स्पेसिफिक होता है, तभी तो अलग अलग जाइमेज माल्टेज इस तरह के जो एंजाइम्स होते हैं स्पेसिफिक रिएक्शंस में ही काम करते हैं। तो ये नॉन स्पेसिफिक वाला हमें इनकरेक्ट ही ढूंढना है और पहला ही मिल गया। वैसे आप एक बार पढ़ लोगे एंजाइम्स आर टेम्परेचर एंड पीएच स्पेसिफिक, बिल्कुल सही आंसर, ये ट्रू है। हमें फॉल्स ढूंढना है तो दिस इज फॉल्स, दिस इज ट्रू। एंजाइम्स एक्ट एज कैटलिस्ट, बिल्कुल ट्रू। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, फॉल्स कौन है, फिर ए ऑप्शन फॉल्स है, सीधी सी बात। अब अगला देखो, मेटल क्रिस्टलाइजेज एफसीसी लैटिस। एफसीसी मतलब आपका कॉर्नर पे हो और फेस सेंटर पे हो। कॉर्नर पे कितना कंट्रीब्यूशन होता है, 8, और फेस सेंटर पे आधा होता है ना, क्योंकि आधा दूसरे फेस में दूसरे कमरे में चला जाएगा। कितने फेस होते हैं भाई, तो कहेंगे 4। अबे ऊपर नीचे कौन काउंट करेगा, 6 होते हैं टोटल। तो अगर इसका मेटल का अगर बात करें तो कितने हैं, तो एफसीसी, और एफसीसी में कितने करोगे, एक कॉर्नर के लिए 3 आपके 6 का हाफ, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं बच्चों 8। अगर हम इस पूरे क्यूब को 8 मिनी क्यूब में डिवाइड कर दें, 8 मिनी क्यूब मतलब समझते हो ना, हाफ हाफ कर दो चारों तरफ से,
जैसे इस दीवार को हाफ काट दो, सामने वाली दीवार को हाफ काट दो, तो 8 मिनी क्यूब क्रिएट होंगे। बीच से भी एक बार काट देना, तो 8 का 50% तो कितना होगा 1/2। तो ये है आपका आंसर। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, तो 4 + 4 विच इज 8। ओके, इसका आंसर 8 है। नेक्स्ट देखिए, PCl5 डिकम्पोजेज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इनिशियली फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला याद है आप सबको, रेट लॉ एक्सप्रेशन KT = ln A/A-x। Initially we take 50 moles and after 120 minutes PCl5 is 10, the value of rate constant is given, ये मिनट में गिवन है, then the value of x is, तो देखो रेट कांस्टेंट का जो फॉर्मूला होता है बच्चों KT = ln लिखते हैं, A0/AT लिखते हैं। थोड़ा ध्यान से कैलकुलेशन को देखना। ओके, आपको दिया हुआ है रेट कांस्टेंट की ही वैल्यू पूछ रहा है ना, तो वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट तो K लिखेंगे। टाइम को लिख देते हैं मिनट में, कहाँ है टाइम, ध्यान से देखो टाइम कितना है, ये लिखा हुआ है 50 मिनट एंड आफ्टर 120 मिनट, तो ये 120, दिस इज इक्वल टू ये 10, इसका टाइम इनवर्स यूनिट होगा बेसिकली, है ना। रेट देन द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू, थोड़ा बहुत मिस्टेक भी चलती है, ये मेमोरी बेस्ड पेपर है, एक्यूरेट पेपर मिलने के बाद भी सॉल्यूशन मिलेंगे, ये तो थोड़ा बहुत गलतियां हो सकती हैं, प्लीज़ डोंट माइंड। और इनिशियली आपने कितना इंट्रोड्यूस किया है, तो इनिशियली अब कई बच्चे कह रहे होंगे कि सर इसका रिएक्शन लिख देते तो बड़ा अच्छा रहता। रिएक्शन तो लिखी हुई है आपके सामने, PCl5 गैसियस, ये कन्वर्ट हो रहा है PCl3 गैसियस और प्लस Cl2 गैसियस। टाइम T = 0 पे हम लोग कितना मोल उठा के लाए हैं, बताओ कितना मोल चुरा के लाए हो सब लोग। और ये 120 पे कितना बचा जी 10, तो ये लिखोगे 50/10 सर, तो ये ln5 का आंसर। तो इसको ऐसे लिखते हैं K × 120 = ये तो मालूम है ना ln5 को आप 10/2 भी लिख सकते हैं। इनफैक्ट ln5 का आंसर भी याद रहता है, लेकिन हम उसको 2.303 × 1 - 0.3 लिख दिया हमने। तो ये बच्चों यहाँ से अगर का आप कैलकुलेशन करते हो, इसका मैंने कैलकुलेशन किया हुआ है, इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो ये कुछ आता है 133 × 10⁻⁻⁴, और ये आता है मिनट इनवर्स। टाइम का ध्यान रखना, वैसे भी कहोगे यार ये यूनिटलेस चीज़ है, इधर का टाइम उधर जाएगा तो टाइम इनवर्स ही आएगा ना। तो आंसर इज 133, दिस इज 133, x = 133। ओके, सही है, समझ में आ रहा है कुछ। कहोगे कि सर NCERT ही पूछ रहा है ना। और मैं कहता हूँ बार बार बच्चों, इससे आपको ज़्यादा अच्छा करना है और बेहतर करना चाहते हैं, अगर कुछ कहते हैं ना भड़ास रह गई है अगले में फोड़ना है, तो इग्नाइट बैच जो आपके उस चीज़ की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अब लिंक तो देख नीचे, थोड़ा सा ऊपर उठने के लिए बच्चा नीचे भी देख के चल, जमीन पे चल, जमीन पे एक बार नीचे देख, लिंक मिलेगा आपको। और चांस मत लेना ये कि अगला तो हो ही जाएगा, टाइम मिलेगा, बेटा राखी ही मनाते रहेगा, इंडिपेंडेंस डे ही मनाते रह जाएगा, आ जाएगा पेपर, छोड़ना मत उसको किसी भी कीमत पे। हम तो अपनी काम करेंगे ही, बस आपका काम है आप हमसे जुड़िए और लगे रहिए, है ना। लगे रहेंगे, डटे रहेंगे, कूटा गाड़ के तो सब कुछ करेंगे। अमोंग H2SO4 एंड HNO3, ये हमने क्वेश्चन चिल्ला के एरोमेटिक कंपाउंड में नाइट्रेशन वाला जो सेक्शन है उसमें बताया है कि इसमें जो H2SO4 है इट इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन HNO3। तो यही पूछा है इसमें कि एसिड और बेस का काम कौन कर रहा है, तो एसिड का काम कर रहा है अपना H2SO4 और बेस का काम कर रहा है HNO3। ये जो रिएक्शन होती है बच्चों, ये बेसिकली ये रिएक्शन होती है आपकी प्लस H2SO4। तो ये क्या करता है, ये वाटर निकल जाता है, हमारा NO+ बनता है, NO2+, जो हमारा रिएजेंट होता है जो बेंजीन पे जाकर अटैक करता है, और फिर HSO4-। ओके, तो ये एज ए बेस की तरह यहाँ काम कर रहा है, एंड दिस एक्ट्स एज एसिड्स। ओके, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिटार्ड्स द फोटोसिंथेसिस, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, NCERT बेस्ड क्वेश्चन। आप डायरेक्ट देखिए NCERT का है, इसमें से कौन सा रिटार्ड करता है, तो आप देखो NO2 इज द, ये डिकम्पोज करता है फोटोसिंथेसिस को, हमारा रिटार्ड मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करता है। ओके,
नेक्स्ट देखिए, आपका जो रिएक्शन है वो डायटराइजेशन से रिलेटेड है। ये तो आपको पता ही होगा कि यहाँ डाइजोनियम सॉल्ट बनाएंगे और ये इसके पैरा पोजीशन पे जाके हम लोग डाइजोनियम सॉल्ट को कनेक्ट कर देंगे। तो दिस इज, ये N है बच्चों यहाँ पे, इसको मैं यहाँ बना देता हूँ डिटेल में, देखो ध्यान से, इसको हटाओ, देखो चलो बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे ये आपको N दिया हुआ है। हमने कहा कि यहाँ पे N डबल बॉन्ड N करेंगे और फिर ये आपकी रिंग, बेंजीन रिंग, और ये सल्फोनिक एसिड। आप देखिए ऑप्शन कौन सा है, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन सही है। यहाँ पे कुछ और ही कर दिया इन्होंने, उल्टा पैरा पे कपलिंग होती है, तो आंसर नंबर इज 2। ओके, और इसको हम लोग प्रीफर करते हैं इन वीकली एसिडिक मीडियम। कलर डाई होते हैं। विच ऑफ द फॉर्मिंग इंटरमीडिएट ड्यूरिंग द बैकेलाइट, एनसीईआरटी बेस्ड अगेन क्वेश्चन बच्चों। बैकेलाइट क्या होता है, ब्रांच चेंज आइसोमर्स होता है फेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का, और नेवलक क्या होता है, लीनियर पॉलीमर होता है। इसमें क्या होता है, चेन के ऊपर चेन के ऊपर चेन के ऊपर इस तरह से लाइन, तो नेवलक बनता है। आप केवल पन्ना भी पलटे होंगे एनसीईआरटी का तो ये आपको मिल जाएगा। वैसे हमने रिवीजन क्लासेस में ये सारी फैक्टर्स हमने कराए हुए हैं। रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस गिवन कंपाउंड ऑफ द एस्टर एसिड क्लोराइड एंड एनहाइड्राइड इज गिवन बाय, ये तो हम लोग कहते हैं ना कि भाई जिसपे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा या जिसका जो बेटर लिविंग ग्रुप है वो ज़्यादा रिएक्शन शो करेगा, तो बी हो जाएगा सबसे 1। इसके बाद एनहाइड्राइड की बारी आती है सी, और इसके बाद कौन आएगा, एस्टर, तो बी सी ए। ढूंढ लो कहाँ है आंसर, बी सी ए का आंसर नंबर 2। इस तरह के बच्चों और भी क्वेश्चन करने हैं। अगर आपको मैं कहा ना कि अगर आप चाहते हैं कि हम अपना बेस्ट दें, हम अपना 110% दें, तो आप हमसे जुड़िए। इग्नाइट बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो आलसी मत बनिए, आराम से ज्वाइन करिए और फोड़ के आइए, है ना। केवल वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, है ना। 2 पन्ने एनसीईआरटी के पलट लिए हो गया, आप जुड़ोगे लगोगे तब आपके से कुछ भी हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेटामर्स, मेटामर्स क्या होते हैं यार, आइसोमरिज्म बेस्ड क्वेश्चन है ये। पॉलीवैलेंट शो करते हैं, पॉलीवैलेंट के दोनों तरफ जो पॉलीवैलेंट समझते हो, OH को पॉलीवैलेंट नहीं कहेंगे भाई, 2 लिंक होनी चाहिए मिनिमम, और दोनों डिफरेंट होना चाहिए। तो अगर मैं पूछूं कि क्या ये मेटामर हैं, पहले तो देखो ये कौन से मेटामर है भाई, ये पॉलीवैलेंट नहीं है। ऑप्शन टिक करके भी कर सकते हो, ये तो फंक्शनल आइसोमर्स हो गए, दिस इज आर नॉट मेटामर, नॉट आर मेटामर। यहाँ देखो इधर एक तरफ मिथाइल लगा है, एक तरफ 1 2 3 4 ब्यूटाइल है, और यहाँ 2 3, ये है आपका मेटामर, आंसर नंबर 1। नेक्स्ट देखिए अगेन, ये तो बहुत फेमस रिएक्शन है। ये क्या है भाई, परऑक्साइड, HBr में परऑक्साइड। ये हमने बच्चों जो आपका महामैराथन चला है हम लोगों के चैनल पे, उसमें हमने बहुत बार बोला है कि परऑक्साइड इफेक्ट, खराब इफेक्ट से बी अलर्ट। आप देख सकते हैं उसको, इस तरह की चीज़ें और हम लोग कराएंगे, बस आप हमारे साथ जुड़िए। और परऑक्साइड इफेक्ट इज वैलिड ओनली इन द केस ऑफ HBr। जो हमारे बच्चे जो सेवियर बैच, राइज बैच, एक्सटेंसिव बैच के स्टूडेंट हैं, वो मुझे देख के स्माइल कर रहे हैं कि सर ने ये बहुत बार पढ़ाया है, और आप उनसे फीडबैक ले सकते हैं, और आप भी अगले अटेम्प्ट में बेहतर परफॉर्म करोगे। उसके लिए क्या करना होगा, घर पे चादर तान के सुनने से कुछ नहीं होगा बेटा, ज्वाइन करोगे। कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ करने की जरूरत है, खोने से कुछ नहीं काम चलेगा, ध्यान रखना। परऑक्साइड इफेक्ट, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, बिल्कुल सही सोचा आपने। तो फ्री रेडिकल बनाओ, तो कहोगे कि सर फ्री रेडिकल में एंटी मार्कोनिका टाइप का कुछ होता है, इन्होंने तो कुछ ज़्यादा ही हद कर दी। ये होगा आंसर। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ और यहाँ देखें बच्चों, हमारे पास 2 ऑप्शन है। अगर मैं इसको बना के दिखाऊं तो आप कह सकते हो कि सर ये जो आपका इस तरह से है, जैसे अगर मैं लिख दूं CH2 और एक यहाँ पे जो डॉट बनेगा ना इस तरह से, ये ज़्यादा स्टेबल होगा, तो दिस इज द आंसर। फिर बाद में जोड़ देंगे, तो ये देखो कहाँ है आंसर, आंसर इज सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट खत्म, इतनी जल्दी, अरे भाई इतनी जल्दी मत खत्म हो, सारे खत्म हो गए, कितनी जल्दी खत्म हो जा रहा है यार। तो चलो आगे की चीज़ें खत्म ना हो और तुम लोग फोड़ फाड़ के आओ, इसके लिए मैं लास्ट कॉल कर रहा हूँ आपको, आप हमारे बैच को ज्वाइन करिए। और बच्चों 4th जब अटेम्प्ट होगा ना अगस्त का, उसमें हम आपको लाइन बाय लाइन वीडियो के साथ दिखाएंगे कि साला ये पढ़ाए हैं और ये आया है क्वेश्चन। उससे पहले आपसे चूक ना हो जाए, आप टारगेट को अचीव कर लो। कहते हैं ना, लक्ष्य को हर हाल में पाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, छोड़ना मत। इन दिनों में आपकी किस्मत चेंज होने वाली है बच्चों, और जब किस्मत चेंज होती है ना, तो आप खड़े रहिए, डटे रहिए, है ना, चौकस एकदम लगे रहिए।
ऑल द बेस्ट। जिन बच्चों के आगे के पेपर हैं उनको मैं यही कहूँगा कि अभी फिलहाल में आप लोग एनसीईआरटी रिवाइज करते रहें, बेसिक से करें। थैंक यू, जल्दी ही मिलते हैं। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एग्जाम टाइम है इसलिए पढ़ाई में व्यस्त रहिए, इधर उधर की बातें मत सोचिए। गुड लक।